हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय शो डियर जिंदगी। मैं डॉक्टर राजेश पटवर्धन करीब 2 साल के बाद डियर जिंदगी के माध्यम से आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आपने मेरे 31 डेज 31 टास्क ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर जो कोर्स था वो ज़रूर देखा होगा। उसके साथ साथ 48 लॉज ऑफ पावर ये भी कोर्स आपने देखा होगा। बहुत सारे ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स और कमेंट्स आते हैं जिसको जहाँ तक हो सके मैं आंसर करता रहता हूँ। जब मैं फिर से ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ तब मेरे मन में एक विषय है फाइनेंस। अब आप कहेंगे कि फाइनेंस से हमें क्या लेना देना। भैया फाइनेंस, पैसे के बारे में तो हमें ही लेना देना है। आपने देखा होगा कि कोरोना पीरियड के बाद फिर आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, फाइनेंस के बारे में सब बहुत ही प्रॉब्लम में है। मुझे पता नहीं इस प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है, लेकिन अगर आपने फॉरेन कंट्रीज में अगर देखा होगा तो वहाँ पे ऐसी नौबत आ गई है कि लगभग बैंक ने इंटरेस्ट देना बंद कर दिया है और अब आपको अकाउंट मेंटेन करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट के जो अलग अलग टूल्स है, आपके म्यूचुअल फंड्स है, आपके एफडीज है, आपके बैंक अकाउंट्स है, ये सारे जो है वो कम प्रॉफिटेबल होते जा रहे हैं। उनका इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है और हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी वजह से हमारे देश के लोग जो है वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर वो एमएलएम की स्कीम्स हो या किसी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाली फाइनेंशियल स्कीम्स हो, और यहाँ से हमें प्रॉफिट मिलने की बजाय बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इसके ऊपर मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक फाइनेंशियल सीरीज बनाएं जिसके ऊपर हम आम आदमियों के लिए, जैसे आप और मैं, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए अच्छी फाइनेंशियल स्कीम्स क्या होती है वो हम समझ लेंगे। हमें स्कैम से कैसे बचना होगा वो हम समझ लेंगे। तो इस फाइनेंस के एपिसोड्स में पहला एपिसोड हम लेंगे क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को तो मैं आर्थिक क्रांति कहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप जब भी आपके फ्रेंड्स के सामने या किसी ग्रुप में जब क्रिप्टो करेंसी कहते हैं तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोगों की राय कुछ ऐसी होती है कि ये एक स्कैम है, क्रिप्टो करेंसी एक फ्रॉड है। कुछ लोगों को इसके बारे में पता होता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये बहुत ही रिस्की है। कुछ नेगेटिव माइंडेड लोग कहते हैं ये तो एक डुबाने वाला धंधा है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। उसके बारे में हमारे जो मीडिया है या फिर कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं वो लोग कहते हैं कि ये इंडिया में बैन है, और इंडिया में बैन है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी डील करोगे तो सब जेल जाओगे। आप ये जान के हैरान होगे कि मेरे खुद के सीए ने मुझे बताया था कि अगर मैं क्रिप्टो करेंसी में डील करूंगा तो जेल जाऊंगा। मैं तो बहुत डर गया। मुझे लगा बाप रे, ये तो बहुत बड़ी नौबत आ गई। और फिर मैंने क्या किया, मैंने मेरा सीए ही बदल दिया क्योंकि मुझे पता है कि आजकल लोग बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी भी क्षेत्र की जानकारी लिए कुछ भी बकते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। लोगों का तो कहना ये भी है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए तो है ही नहीं। मिडिल क्लास लोग जैसे आप, मैं, हम सारे मिडिल क्लास लोग हैं। लोगों का कहना है कि ये हमारे लिए नहीं है। भैया अगर हमारे लिए ये नहीं है तो फिर हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के साधन ही कितने बचे हुए हैं। तो चलिए आज इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम बहुत कुछ जान लेते हैं। इस पहले एपिसोड में हम क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री जान लेंगे कि ये क्रिप्टो करेंसी आई कहाँ से, इसका मतलब क्या है, ये आज हम इसे जान लेंगे। और ये जो सारे मीडिया और ये सारे न्यूज़पेपर्स और ये सारे गवर्नमेंट के लोग जो है वो इस क्रिप्टो करेंसी के पीछे क्यों पड़े, मतलब इसे बैन करने के चक्कर में क्यों है, ये भी आज हम जान लेते हैं। और फिर हम जान लेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपके मन में क्या क्या सवाल है, उस सारे सवालों के आंसर्स हम जान लेंगे। उसके बाद अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या क्रिप्टो करेंसी में हम करियर कर सकते हैं या फिर क्या हम इसे एक रेगुलर इनकम सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम एक एक एपिसोड में लेंगे।
लेकिन आज के पहले एपिसोड में हम जान लेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री ये कहाँ से आई और ये क्यों आई। तो चलिए देखते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं तो यही कहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी ये एक जादू है। जादू जैसी लगती है जब तक ये समझ में ना आए। अगर आप इसे ठीक तरह से जान लोगे तो ये जादू नहीं लगेगी। लेकिन ये जादू क्यों लगती है? क्यों ऐसा लगता है कि ये कुछ मैजिक है या मैजिक जैसा है? क्योंकि आज तक किसी भी इन्वेस्टमेंट फील्ड्स में इतना बड़ा प्रॉफिट लोगों ने नहीं देखा और इसलिए लोग कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में एक जादू की तरह है। लेकिन मैं ऐसे नहीं मानता। मैं मानता हूं कि चतुर लोग जो होते हैं वो इसे सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी बदल लेते हैं, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी बदली। कोरोना के टाइम में जब सारे बिजनेसेस बंद हो रहे थे, सारे बिजनेस बंद हुए लिटरली, एट दैट टाइम इसी क्रिप्टो करेंसी ने मुझे और मेरे परिवार को ही नहीं बल्कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी कोरोना के संकट से बचाया। जो चतुर लोग होते हैं वो इसे सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी बदल लेते हैं और बाकी लोग जिंदगी भर हमेशा इससे दूर रहते हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि क्रिप्टो करेंसी इनिशियली आई ही क्यों, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ गई। आपको तो पता है कि हर एक देश के पास उनकी अपनी करेंसी है। हमारा रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, वैसे हर देश की खुद की करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत क्या है? कुछ लोग कहेंगे कि शायद ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन उसके लिए तो शेयर मार्केट है, उसके लिए फॉरेक्स है, कमोडिटीज़ मार्केट है, तो क्रिप्टो करेंसी क्यों चाहिए? तो इसके लिए पहले हम जान लेते हैं कि हम व्यवहार करते कैसे हैं। प्राचीन काल से आपको पता है कि हम व्यवहार कैसे करते हैं। बहुत पहले लेन देन होती थी, फिर जैसे मैं आपको कुछ चीज़ दूंगा और आप मुझे दूसरी चीज़ दोगे, लेकिन इसमें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी क्योंकि दोनों वस्तुओं का अगर मूल्य एक समान ना हो तो लेन देन में दिक्कत होने लगी। तो उसके लिए फिर कौड़ियाँ आ गई, फिर रंगीन पत्थर आ गए, उसके बाद सिक्के आ गए, अगर हुंडी या इसका मतलब प्रोमिसरी नोट्स जो होते हैं वो आ गए, फिर अब हमारे कागज के नोट जो है वो आ गए। ओके, तो इस प्रकार जो लेन देन का तरीका है वो दिन ब दिन बदलता गया। ओके, कुछ स्मार्ट लोग ऐसे थे कि उन्होंने समय को करेंसी बना दी, लेकिन ये सारे लेन देन के जो टूल्स है, जो नोट है, सिक्के हैं, प्रॉमिसरी नोट्स है, आपके जो डिपॉजिट्स है, वो सारे के सारे गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है हम मिडिल क्लास लोगों की। अब आप कहोगे कि ये हमारी प्रॉब्लम कैसी हुई? आपको पता है कि पुराने ज़माने से ये जो एक सेंटेंस है वो हम सबको डुबाते आ रहा है। पैसा सब कुछ नहीं होता। मेरी दादी, मेरे दादा या फिर आपके भी घर में सब लोग यही कहते होंगे प्राचीन काल से, या पीढ़ी दर पीढ़ी कहते रहेंगे, एक इमोशनल स्टेटमेंट कि पैसा सब कुछ नहीं होता। लेकिन भैया एक चीज़ हम हमेशा भूल जाते हैं कि पैसे के बिना पैसे के वो जो सब कुछ है वो हमें नहीं मिल सकता। पैसे के बिना वो सब कुछ हम नहीं खरीद सकते। ये जो सत्य है, ये जो आर्थिक सत्य है, वो हमें कोई नहीं बताता। और ये जो एक इमोशनल स्टेटमेंट है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, क्या ये किसी आध्यात्मिक ग्रंथ में लिखा है, किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है? नहीं। अगर आप देखोगे तो किसी भी धर्म के ग्रंथ में पैसा सब कुछ नहीं होता ये नहीं लिखा है। हमारे भारत के इतिहास में तो आर्य चाणक्य जैसे महागुरुओं ने तो यही लिखा है कि अर्थम सर्वार्थ साधनम। अगर अगर पैसे नहीं होंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। और आप भी ये मान लोगे कि पैसे के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं चल सकता। इस इमोशनल स्टेटमेंट को, पैसा सब कुछ नहीं होता, ये हमारे सर पर किसने थोपा, ये सबसे झूठा स्टेटमेंट हमारे सर पर किसने थोपा, ये हम जान लेते हैं। क्या आपको पता है कि पूरे संसार की 96% संपत्ति जो है वो सिर्फ 4% लोगों के हाथों में होती है, सिर्फ 4%। और वो लोग होते हैं सरकार और प्रस्थापित लोग।
अब ये प्रस्थापित लोग कौन है? सरकार तो हमें पता है, जो देश की सरकार होती है वो। अब ये प्रस्थापित लोग कौन है? प्रस्थापित लोग मतलब आपकी फॉर्च्यून 500 कंपनीज, कंसोर्टियम्स, जो बड़े बड़े पावर ब्रोकर्स होते हैं, ये वो सब लोग हैं जिनके हाथों में ये सब कुछ होता है और हमारे पैसों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। आप कहोगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे पैसे मेरे बैंक में रखे हुए हैं, सेविंग अकाउंट में है, या फिर मेरे एफडी निकाली है, रिकरिंग डिपॉजिट्स निकाला है, तो उसके ऊपर कंट्रोल तो मेरा है, मैं जब चाहे उसे निकाल सकता हूं। यही आप गलती करते हो। आपको पता है बैंक्स को कस्टोडियन कहते हैं। बैंक आपको इंटरेस्ट क्यों देती है? बैंक उसी पैसे को कहीं ना कहीं कर्जा देकर इन्वेस्ट करती है और उसके इंटरेस्ट से कुछ हिस्सा आपको देती है। बैंक शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करती है, फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटीज मार्केट में ट्रेडिंग करती है और उसका जो प्रॉफिट आता है उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट बैंक आपको देती है। लेकिन हाल ही में आपने बहुत सुना होगा कि बैंक किसी कोऑपरेटिव बैंक होगी या शेड्यूल बैंक होगी, वो डूब गई। किसी पॉलिटिशियंस की बैंक होती है, वो डूब गई और सबका पैसा गया। तो अब मुझे बताइए कि फिर आपका कंट्रोल कहाँ गया? आपको ये जान लेना चाहिए कि बैंक जब किसी को लोन देती है, कर्जा देती है, तब वो आपको पूछकर नहीं देती। बैंक खुद की मर्जी से ये सब लोन्स देती है और जब वो लोन्स इल्लीगल तरीके से गलत लोन दिए जाते हैं और वो लोन जब डूब जाते हैं तो पैसा आपका जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके पैसे पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। दूसरी एक चीज बनाई गई है कि जिस चीजों से संपत्ति बन सकती है, मतलब ऐसे टूल जैसे कि शेयर मार्केट्स है, आपके फॉरेक्स है, आपके सारे कमोडिटीज मार्केट है, या ऐसे जो कुछ भी जहां से संपत्ति बनती है, जहां से पैसा बनता है, ये सारी चीजें बहुत ही डिफिकल्ट, कठिन और सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर रखी जाती है। आपने कभी शेयर मार्केट का डीमैट अकाउंट का टर्मिनल देखा है? बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि उस तरफ जाते ही नहीं है। आप और हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग बहुत कम शेयर मार्केट की तरफ जाते हैं। लेकिन उसका कारण ये है कि वो बहुत डिफिकल्ट है, वो यूज करने में, पैसा कमाने में डिफिकल्ट है और ये सब जानबूझ के किया जाता है। ये सारी व्यवस्था जो है वो इस प्रकार बनाई गई है कि इजीली, सहज तरीके से कोई भी साधारण व्यक्ति, आप जैसा, मेरे जैसा मिडिल क्लास व्यक्ति, कोई भी साधारण व्यक्ति अपने मिडिल क्लास स्टेटस से कभी बाहर ना आ पाए, कभी बाहर नहीं आना चाहिए। आप कहोगे कि ये अब मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन फैक्ट और सच यही है। यही सब किया जाता है गवर्नमेंट और कंसोर्टियम की तरफ से कि एक मिडिल क्लास आदमी अपने मिडिल क्लास स्टेटस से कहीं कभी भी बाहर न आने पाए। आप देखिए, आप जब अच्छा जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तब आप एक सर्टेन लेवल तक आप पहुंचते हैं, फाइनेंशियली एक सर्टेन लेवल पे पहुंचते हैं। उसके बाद वो स्टेज जो है, वो अमीर लोगों के स्टेज पे जाने के लिए बहुत ही दिक्कत आती है, बहुत कठिनाई आती है, बहुत कम लोग वो रेखा पार कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम गवर्नमेंट और कंसोर्टियम्स ये क्यों चाहते हैं कि हम मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास ही रहे, कभी हाई क्लास में न जाए और लो क्लास में भी न जाए। अगर कहीं गरीबी आने लगे या फिर मिडिल क्लास लोगों की नौकरियां जाने लगे तो गवर्नमेंट इंटरफियर करके हमें हमारे स्टेटस तक कायम रखता है। पैसा देके, जॉब्स निर्माण करके हमें हमारे स्टेटस तक कायम रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर आपके घर से आपके ऑफिस तक का ट्रेन या बस का रेंट जो है, किराया जो है, वो 10 रुपये है और कल अगर वो 10 रुपये से अचानक बिना कुछ वार्निंग दिए 100 रुपया किया जाए तो आप क्या करोगे? जाहिर है आप तो सड़क पे आ जाओगे, आप पत्थर उठा के बस के कांच तोड़ दोगे, ट्रेन को रोकोगे, पत्थरबाजी करोगे, है ना? नहीं, हम मिडिल क्लास लोग ये सब नहीं करते। और कोरोना के समय में आपने
ये खुद जान लिया है, खुद देख लिया है कि कोरोना के समय में भी जो बहुत ही लो क्लास के लोग थे, उन्हें तो सारी की सारी दवाइयों से लेके राशन तक सारी मदद पहुंचा दी जाती थी। जो अमीर लोग थे, जो अपर क्लास के लोग थे, उन्हें तो पैसे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन मिडिल क्लास लोग ऐसे थे कि ना तो वो कहीं किसी के सामने हाथ फैला सके और ना ही किसी ने उनको हेल्प किया। कोरोना के समय में इवन बिजली के बिल भी इतने ज़्यादा देने लगे और वो भरने ही पड़ते थे। हम मिडिल क्लास लोगों ने उसके बारे में क्या किया? कुछ नहीं। और ये मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में हर गवर्नमेंट, हर देश के कंसोर्टियम यही देखते हैं कि मिडिल क्लास आदमी मिडिल क्लास रहे। क्यों? क्योंकि यही वो मिडिल क्लास आदमी है जो इज्जत से टैक्स भरता है, जो इज्जत से अपनी जिंदगी जीता है। वो कभी किसी भी प्रकार का न्यूसेंस खड़ा नहीं करता। अगर यही बस का प्रॉब्लम है, वो किसी बहुत ही लो क्लास के आदमी के साथ किया जाए तो वो तो सीधा बस के कांच बीच तोड़ देगा। अमीर आदमी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन ये जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनकी कोई न्यूसेंस वैल्यू नहीं होती, इन्हीं के ऊपर पूरा देश चलता है। इन्हीं के ऊपर पूरा देश चलता है। तो अगर मिडिल क्लास के ऊपर नीचे या ऊपर के क्लास में चले गए तो फिर इज्जत से टैक्स कौन भरेगा? बिना किसी तकरार के या बिना किसी प्रॉब्लम्स के ये देश चलेगा कैसे? और इसीलिए ये सारे जो संसाधन है ये बहुत ही कठिन कर दिए गए हैं। आप देखो, आप किसी आपके फ्रेंड से कहो कि एक्सेप्ट गुजराती और मारवाड़ी समाज को छोड़ के, कुछ समाज ऐसे हैं कि जहाँ पे बचपन से ही फाइनेंस के बारे में सिखाया जाता है। लेकिन आप बाकी समाज में जाके देखो, अगर आप कहोगे कि मैं शेयर मार्केट में अभी इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ या बिजनेस करने जा रहा हूँ, तो लोग आपको कहेंगे पागल हो क्या, वहाँ तो तुम डूब जाओगे। क्यों? क्योंकि ऐसा ही एक पिक्चर खड़ा किया जाता है। मिडिल क्लास ग्रुप की आवाज़ बन के कई सारे ग्रुप्स इंटरनेट पर थे, जिन्हें कुछ ग्रुप्स को साइबर पंक कहा जाता था। वो लोग बहुत बार ब्लॉग्स पे या फिर इंटरव्यूज़ में बोलते रहे कि गवर्नमेंट मिडिल क्लास या आम लोगों को फंसा रहा है, कंसोर्टियम अपनी तरफ से उन्हें लेके जा रहा है, कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, और ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब हमारी लूट है, हमारे पैसे का कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं है। और ये मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। आपको जान के बहुत हैरानी होगी, हमें पता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है, जैसा हम मानते हैं, और सबसे प्रगत, सबसे एडवांस कंट्री भी है। लेकिन क्या आप जानते हो कि अमेरिका सबसे स्वार्थी और जिस पर सर्वाधिक कर्ज है, सबसे बड़ा कर्ज देश पर है, वो है अमेरिका। आपको पता नहीं होगा कि हम आम लोगों के साथ, आपको पता है, बार बार स्कैम्स होते हैं, कुछ घोटाले होते हैं, लेकिन अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड के गवर्नमेंट्स के साथ बहुत बड़ा घोटाला किया, बहुत बड़ा स्कैम किया, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। सबसे पहले, बहुत सालों पहले, मतलब ये ग्लोबल इकोनॉमी या फिर ओपन इकोनॉमी आने से पहले, दुनिया का जो इकोनॉमी जो थी गवर्नमेंट की, जागतिक अर्थव्यवस्था जो थी, वो डॉलर्स पे चलती थी। क्यों? इसका एक कारण है। तब ऐसा माना जाता था कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट सिर्फ उतने ही नोट छाप सकती है, उतने ही अमाउंट के नोट छाप सकती है जितना सोना उनकी तिजोरी में हो। अगर आपके पास 100 करोड़ का सोना है तो आप 100 करोड़ के नोट छाप सकते हो। तो इसीलिए उस टाइम में ऐसा लिखा जाता था कि गवर्नर द्वारा कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वादा करता हूं। मतलब इसका सही मतलब ये था कि आप अगर रिजर्व बैंक में जाओगे, टेक्निकली, मैं प्रैक्टिकली नहीं बोल रहा हूँ, थियोरेटिकली बोल रहा हूँ, अगर आप रिजर्व बैंक में अगर आप जाओगे तो आपको 100 रुपये के बदले उतना सोना मिलता था, और यह हर देश में होता था। अमेरिका ने सारे वर्ल्ड से कहा, सारे लोगों से कहा कि आपको ये सोना वोना रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सोना रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो कि आपकी जो इकोनॉमी है, आपके जो पैसे है, आपकी जो करेंसी है, वो डॉलर पर आधारित कर दो, और हम ये वादा करते हैं कि अगर कोई सोना मांगने के लिए आया तो उसे सोना हम देंगे।
यही था संसार का सबसे बड़ा स्कैम। अब ये सबसे बड़ा स्कैम कैसे हुआ? कई देशों ने, लगभग सारे देशों ने डॉलर बेस अपनी इकोनॉमी बना ली। कई साल ऐसे ही गए, डॉलर बहुत पावरफुल होता गया, अमेरिका की जो अमीरी है वो बढ़ती गई, और अमेरिका को ये पता चला कि कोई सोना वोना मांगने के लिए तो आने वाला है नहीं। मैं इसे स्कैम इसलिए कहता हूं कि एक दिन अचानक अमेरिका ने अपने पार्लियामेंट में या सीनेट में या कांग्रेस में एक लॉ जारी किया, बिना किसी देश को बताए, बिना किसी को बताए चुपचाप एक लॉ सैंक्शन कर दिया कि सो एंड सो डेट के बाद अमेरिका में डॉलर और सोने का कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। अमेरिका ने तो सबको बताया था कि अब अगर आप डॉलर लेके आओगे, आपकी करेंसी लेके आओगे तो हम सोना देंगे, लेकिन अब अगर आप लेके जाओगे तो अमेरिका उनका लॉ दिखा देगा कि भैया डॉलर्स और अमेरिका का सोना का कुछ संबंध ही नहीं है, तो हम आपको सोना क्यों दें। और फिर हर एक देश ने डॉलर के ऊपर जो उनकी इकोनॉमी बेस थी उसे हटा दिया, और फिर ओपन इकोनॉमी या ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो शुरू हो गई। अब ये सिर्फ एक बात नहीं है। अगर अमेरिका, आप सोचो कि एक गवर्नमेंट अगर इतना बड़ा स्कैम कर सकता है, तो हम आम लोगों के साथ कितने बड़े स्कैम्स होते हैं। साइबर पंक ने इसके बारे में भी बहुत आवाज उठाया था। इस डॉलर स्कैम के बाद अमेरिका में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, जिसकी वजह से इमीडिएटली क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ, हम मिडिल क्लास लोगों के पैसों को बचाने के लिए। क्या था ये स्कैम? ये स्कैम था लोन स्कैम। आपको तो पता है कि हमारे देश में उस व्यक्ति को लोन कभी नहीं मिलता जिसको लोन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके पास उसके पर्याप्त पेपर्स तो होते ही नहीं है, और हमारे बैंक वाले चारों ओर उस व्यक्ति को दौड़ाते रहते हैं, और उसका काम निकल जाता है लेकिन उसको लोन नहीं मिलता। लेकिन यूएसए में, अमेरिका में या यूरोप में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे बैंकिंग में बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन्स है, और आपको अगर एक बैंक लोन नहीं देगा तो शायद दूसरा बैंक इमीडिएटली लोन दे भी देगा, ओके, सेम पेपर्स पर। अब क्या हुआ, मान लीजिए कि आपकी सैलरी 20,000 रुपये है। मैं इंडियन एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ, रुपीज़ में बताता हूँ। अगर आपकी सैलरी है 20,000, ठीक है, और अगर आपको 2 करोड़ का घर खरीदना है तो क्या ये पॉसिबल है? या भले 1 करोड़ का घर खरीदना है तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। उसका ईएमआई इतना ज़्यादा होगा कि आपको वो लोन मिलेगा ही नहीं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका में जो भी मिडिल क्लास व्यक्ति या फिर लो सैलरी वाला व्यक्ति जब बैंक के पास गया और उन्होंने कहा कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए लोन, घर खरीदना है, तो बैंक ने कहा 10 लाख क्यों, तू 50 लाख ले ले। तो बैंक को उस आदमी ने कहा कि मेरी सैलरी उतनी नहीं है, मैं ईएमआई कहाँ से भरूंगा। तो बैंक ने कहा कि लॉन्ग टर्म लोन ले लो, तो ईएमआई कम हो जाएगा उसका। तो जिस आदमी की हैसियत उस ईएमआई को चुकाने की नहीं थी, उसे भी बैंक ने लोन दे दिया। बैंक को ये पता था कि ये आदमी कभी ना कभी अपने हाथ ऊपर कर लेगा, और उस आदमी को भी पता था कि कभी ना कभी मैं ये लोन नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन तब तक बड़े घर में रहने को मिल रहा है तो रह लेंगे हम लोग। और इस प्रकार से अमेरिका में बैंक ने 1, 2, 3 नहीं, हजारों लाखों लोगों को, जिनकी हैसियत नहीं थी, उनके हैसियत के ऊपर जाके, जिनकी कैपेसिटी उतना ईएमआई भरने की नहीं थी, जिनकी सैलरी कम थी, इनकम कम थी, उससे कई ज़्यादा लोन उनको दे दिए। और बैंक ने अपने अकाउंट्स बुक में दिखा दिया कि हमने बहुत ही प्रॉफिट का एक टूल्स जनरेट किया है, सौदा किया है, हमारे पास ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमें इतना फायदा इंटरेस्ट की तरफ से होने वाला है, सो एंड सो ईयर्स में। बैंक्स को भी पता था, कहीं ना कहीं उनके अफसरों को पता था कि ये लोन कभी ना कभी खतरे में आ सकता है। तो उन्होंने क्या किया, ये लोन दूसरे बैंकर्स को बेच दिया। मतलब उस बैंक को कहा कि देखो ये लोन बहुत सेफ है, ओके, इसका टोटल इंटरेस्ट मिला के फॉर एग्जाम्पल हमको 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, और ये 10 लाख भी सेफ है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है। अगर वो पैसा नहीं चुकाएगा तो प्रॉपर्टी बेच के हम ये पैसा वसूल लेंगे। तो आप एक काम कीजिए, आप अभी हमें 5 लाख
दे दीजिए और ये लोन आप परचेस कर लीजिए। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बीच में ऐसे व्यवहार होते रहते हैं। तो दूसरे बैंक ने इस लोन को खरीद लिया। अब वो बैंक भी ये जानता था कि ये घाटे का सौदा हो सकता है, कहीं ना कहीं ये लोन डूब सकता है, लेकिन सस्ते में मिला तो प्रॉफिट के चक्कर में उन्होंने ले लिया। लेकिन उन्होंने बाद में इसे इंश्योरेंस कंपनी को बेच दिया। ये जो सब प्रोसेस जो होती है इसे कहते हैं सब प्राइम प्रोसेस, सब प्राइम ऑफ द लोन कहते हैं इसे। मतलब एक मैंने किसी को लोन दिया और वो लोन के जो पेपर्स है मैंने किसी को बेच दिए, उसने दूसरे किसी को बेच दिए, उसने और किसी को बेच दिए। अब सारे के सारे कंपनीज के अकाउंट बुक्स में ये दिख रहा है कि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल सौदा है और हमारे पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज है। ऐसे लाखों करोड़ों घर मॉर्गेज करके रखे हुए थे। लेकिन भैया जिसने वो लोन लिया है, जिसकी कैपेसिटी नहीं है उसका ईएमआई भरने की, एक दिन उसने बैंक से कहा कि भैया मैं ईएमआई नहीं भर सकता तो मैं क्या करूं? तो बैंक ने कहा हम आपको पर्सनल लोन देते हैं, आप पर्सनल लोन लो और ये ईएमआई को चुका दो। तो बैंक ने जिसकी पहली ईएमआई भरने की कैपेसिटी नहीं थी उसको फिर से लोन दे दिया, पर्सनल लोन। अब कुछ महीने ऐसे ही गए। उसके बाद अब तो इस आदमी के जान के ऊपर आ गई, इसके गले तक आ गया कि ये लोन मैं भर ही नहीं सकता। तो उसने सीधा हाथ ऊपर कर दिए कि भैया मैं ये लोन नहीं ले सकता। तो बैंक ने कहा हम घर जब्त कर लेंगे। उसने कहा कर लो, मैं कहीं जाके रेंट पे रह लूंगा। अब 1, 2, 3, 10 घरों का अगर सौदा होता तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ लाखों करोड़ों घरों के साथ ऐसा ही हुआ। और इसका सबका नतीजा जो है वो 15 सितंबर 2008 लेमैन ब्रदर्स, अमेरिका की चौथे नंबर की बैंक ने दिवाला जाहिर कर दिया। ये बैंक डूब गई और उसके बाद लेमैन ब्रदर्स के बाद एक एक करके कई बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी। दिवाला पीट गया उन सबका। और फिर एक जागतिक मंदी जिसे कहते हैं, रिसेशन जिसे कहते हैं, उस ग्रेट रिसेशन की शुरुआत हो गई। तब ग्रेट रिसेशन की शुरुआत तब हो गई। लेकिन अब जो लोग बार बार कह रहे थे कि गवर्नमेंट और कंसोर्टियम मिलके जो आम आदमी है उसे लूट रहे हैं, उसे फंसा रहे हैं, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन उन लोग ने कहा अब ये बहुत हो गया, अब ये बहुत ज़्यादा हो गया। और तब सातोशी नाकामोटो, अब ये सातोशी नाकामोटो एक आदमी है, एक कंपनी है, या किसी एक बड़े ग्रुप का नाम है, ये आज तक किसी को पता नहीं। उन्होंने जनवरी 2009 में बिटकॉइन, जिसे हम मदर ऑफ द क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, इस बिटकॉइन को जन्म दिया। ये बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी है। उनका तत्व उसके पीछे ये था कि हमारा पैसा और हमारा कंट्रोल, हमें दुनिया के किसी भी गवर्नमेंट और कंसोर्टियम का कोई भी जो कंट्रोल है वो हमारे पैसे पर नहीं चाहिए। आज से ये क्रिप्टो करेंसी है जो कोड से बनेगी, इंटरनेट पे जारी होगी और कोई गवर्नमेंट और कंसोर्टियम उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसी करेंसी हम बनाएंगे दुनिया के आम लोगों के लिए, जिसे अब तक गवर्नमेंट्स और कंसोर्टियम्स फंसाते आ रहे हैं। आप अगर जान लोगे तो लगभग मार्च 2010 तक, मतलब 1 साल तक, इसकी वैल्यू जो थी वो बेसिकली कुछ नहीं थी। हाल ही में एक बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे मनाया गया और 1200 बिटकॉइंस को, 1200 बिटकॉइन, आज जिसकी एक बिटकॉइन की कीमत जहां 15 से 20 लाख रुपया है, ऐसे 1200 बिटकॉइन को 2 पिज़्ज़ा खरीदे गए और उसके पिक्चर्स भी थे। तो 2000 मार्च 10 तक बिटकॉइन की प्राइस कुछ नहीं थी। मई 2010 में शायद इसकी कीमत $0.01 से भी कम थी। फरवरी 2011 उसकी जो कीमत थी, फरवरी से अप्रैल 2011 तक $1 के आसपास थी। नवंबर 13 में इसकी प्राइस $350 से लेके $1200 के आसपास चली गई। बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती जा रही थी क्योंकि लोगों को पता चल रहा था कि हमारे पैसे पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा पैसा सेफ नहीं है, तो लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने लगे।
सो 2012 तक इसकी प्राइस $1200 के आसपास थी। तो आप कहोगे कि ये बिटकॉइन जो पिछले साल $75,000 तक पहुंचा, वो पहुंचा कैसे? क्या आपको पता है कि 8 नवंबर 2016 ये दिन बहुत खास है हम इंडियन लोगों के लिए, क्योंकि तब जाहिर हुई थी नोटबंदी और सारे जो 500 1000 के नोट थे वो रद्द कर दिए गए थे। और तब 8 नवंबर 2000, क्योंकि मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है, जो मेरा बर्थडे हुआ करता है, 8 नवंबर 2016 में सुबह बिटकॉइन का रेट था 32,000 रुपीज की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद दूसरे दिन जब नोटबंदी जाहिर हो गई, तब दूसरे दिन उसकी प्राइस थी 54,000 और रात तक वो चली गई 68,000 और केवल 2 हफ्ते में बिटकॉइन की प्राइस चली गई 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए तक बिटकॉइन की प्राइस चली गई और वो बढ़ती ही जा रही थी और लोग अपना ब्लैक का पैसा छुपाने के लिए बिटकॉइन खरीद रहे थे वहां पे, और वहां से क्रिप्टो करेंसी को बूम मिल गई। सो हम इंडियन लोगों ने अपना ब्लैक का पैसा छुपाने के लिए क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन का जबरदस्त इस्तेमाल किया। लेकिन तब भी लोगों को ये पता नहीं था कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। लोग परचेस कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन क्रिप्टो करेंसी होती क्या है ये तो लोगों को पता ही नहीं था। लोगों को ऐसा लगता था कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी एक ही है। कोई उसे ब्लॉकचेन कहता था, कोई क्रिप्टो करेंसी कहता था, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ही, जहां पे सिक्योरिटी की जरूरत होती है, हैक प्रूफिंग की जरूरत होती है, वहां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम आती है। हमारे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स के डिपार्टमेंट, सेंसेक्स, या फिर कोरोना के समय में जो वर्ल्ड में डोनेशंस सब दिए गए, वो सारा का सारा जो डेटा था वो पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे है। तो क्रिप्टो करेंसी इसी ब्लॉकचेन का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन अब क्रिप्टो करेंसी मिडिल क्लास लोगों में एक्सेप्ट होने लगी थी। लोग बहुत ही तेजी से इसे परचेस कर रहे थे। भले उस टाइम में और आज भी आप क्रिप्टो करेंसी देके बाजार में कुछ खरीद नहीं सकते, उस टाइम में भी नहीं खरीद सकते थे, फिर भी लोग बहुत ही तेजी से इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। और तभी घंटी बज गई सारे सरकारों की, और फिर उन्होंने क्रिप्टो करेंसी पर वर्ल्ड रिस्ट्रिक्शंस डालने शुरू कर दिए, जागतिक निर्बंध डालने शुरू कर दिए। हर कंट्री के सरकार को यह डर था कि कहीं क्रिप्टो करेंसी के सामने हमारे देश की जो करेंसी है वो खतरे में ना आ जाए। क्रिप्टो करेंसी के निर्माता या इन्वेस्ट करने वाले आम लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि क्रिप्टो करेंसी अपने देश की करेंसी को चेंज कर दे, लेकिन सरकार को यह डर कायम था और इसके अगेंस्ट पूरा प्रोपोगंडा शुरू हो गया। बिल गेट्स, वॉरेन बफे, इन लोगों ने तो कहा कि जिंदगी में हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बड़े बड़े वर्ल्ड के जो इन्वेस्टर्स थे, फाउंडेशंस थे, जो बड़े बड़े बैंकर्स थे, उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी सब फेक है, फ्रॉड है, स्कैम है, सब लोगों का पैसा डूबेगा, ये चलेगा नहीं और इसमें हम कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और आम लोगों को इसके खिलाफ करना शुरू कर दिया और फिर शुरू हुआ एक क्रिप्टो वॉर। ये क्रिप्टो वॉर जो है, ये वर्ड मैं यूज करता हूं क्योंकि साम दाम दंड भेद, ये सारे तरीके अपना के क्रिप्टो करेंसी पर निर्बंध लगाना शुरू हो गया। पहला तो हुआ सामोपचार से या साम से क्रिप्टो करेंसी बंद नहीं हुई, लोगों ने क्रिप्टो करेंसी खरीदना बंद नहीं किया। फिर बारी आई दाम की, पैसों की, तो इलॉन मस्क जैसे व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी के सामने खड़ा कर दिया। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ 2 बेस पे चलती है, बाय एंड सेल। इलॉन मस्क ने अपने पैसों का इस्तेमाल करके बहुत तेजी से क्रिप्टो करेंसी को बेचकर उसके भाव को गिराना शुरू कर दिया। तब बहुत सारे मिडिल क्लास लोग या बहुत सारे सामान्य लोग जिनके पास ये क्रिप्टो करेंसी थी वो डर गए और उन्होंने भी वो बेचना शुरू किया लॉस में। लेकिन जल्द ही सबको पता चल गया कि ये हमें फिर से बेवकूफ़ बनाने की चाल है, तो लोगों ने इलॉन मस्क के कहने पर या इलॉन मस्क के ट्वीट पर ये क्रिप्टो करेंसी बेचना बंद कर दिया और ये जो दाम था वो भी खत्म हो गया। साम और दाम का तो कुछ फायदा नहीं हुआ, तो फिर हुआ दंड, और इसके लिए चाइना आगे आई।
चाइना ने रातों रात डिक्लेयर कर दिया। क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम आगे बहुत कुछ जान लेंगे, लेकिन एक बात जानिए कि क्रिप्टो करेंसी किसी टकसाल में छपती नहीं है, उसे माइनिंग किया जाता है, मिंटिंग किया जाता है। ओके, तो इसके सारे जो माइनर्स थे, बहुत ज़्यादा पैमाने पे जो माइनर्स थे वो चाइना में थे। तो एक दिन चाइना ने डिक्लेयर कर दिया कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पूरी बैन। जो भी माइनर्स यहाँ पे है, जो भी जिन लोग के भी इंस्ट्रूमेंट्स या कंप्यूटर्स यहाँ पे है, वो यहाँ से लेके चले जाए। रातों रात सारे माइनर्स, जितनी भी कंपनियां थी, जितने भी माइनर्स थे, वो अपने कंप्यूटर और सेटअप उठा के चाइना के बाहर चले गए। कई लोग यूक्रेन चले गए, उज़्बेकिस्तान चले गए, रशिया चले गए, अलास्का चले गए। बहुत सारे लोगों ने वहाँ से शिफ्ट कर लिया। पूरे वर्ल्ड को अब लगा कि चाइना ने दंड के सहारे बिटकॉइन को ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके एक हफ्ते बाद इंटरनेट ऑनलाइन पे एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी गई इन माइनर्स की तरफ से, और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ चाइना ने हमें जाने के लिए कहा, हमें तो वैसे भी जाना था, चाइना में रहना ही नहीं था। और बिटकॉइन वापस अपनी जगह पे आ गया, अपने रेट पे आ गया। अब साम दाम दंड सब कुछ खत्म हो गया, कोई इलाज नहीं बचा। अब भेद करना शुरू कर दिया। इसका मतलब सामान्य लोग, जो आप हमारे जैसे लोग थे, उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया गवर्नमेंट्स ने कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील करोगे तो आपको जेल होगी, आपको हेवी टैक्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी थी वो इंटरनेट के ऊपर थी, इंटरनेशनल वॉलेट्स में थी, जहां कोई भी सरकार आसानी से पहुंच ही नहीं सकती थी। तो ये जो भेद था वो भी फेल हो गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये लड़ाई कितनी विषम थी। ये लड़ाई थी सामान्य लोग और अगेंस्ट गवर्नमेंट और कंसोर्टियम। मानो आपके हाथ में गलेल है जिसे हम पत्थर मारते, और सामने वालों के हाथ में AK-47 है। कहीं दोनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं था। लेकिन फिर भी इन सामान्य लोगों ने, इन मिडिल क्लास छोटे छोटे लोगों ने गवर्नमेंट और कंसोर्टियम को बुरी तरह से हराया, और क्रिप्टो करेंसी का ये बाल भी बाका नहीं कर पाए। और फिर शुरू हो गई ये जो बड़े बड़े कंसोर्टियम्स थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, उनकी भगदौड़ मच गई क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए। अब जो लोग कह रहे थे कि ये डेंजरस है, इसे हम कभी नहीं खरीदेंगे, आज वो पूरे लाइन में लगे हुए हैं क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए। अब यहाँ भी अमेरिका का जो स्वार्थी स्वभाव है वो फिर से उभर आया, और अमेरिका ने फिर एक बार चालाकी की। USDT ये टीथर करके क्रिप्टो करेंसी है, USDT करके क्रिप्टो करेंसी है जो डॉलर के समान चलती है। तो एक दिन अमेरिका ने सबसे कहा, सारे गवर्नमेंट्स को अमेरिका ये बताती रही कि आपके देश की करेंसी को क्रिप्टो करेंसी से बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा डर है, तो आप सबको बैन कर दीजिए। और जब सब देशों ने बैन कर दिया, इवन इंडिया ने भी जब बैन कर दिया और रिस्ट्रिक्शंस लगाए, तब एक दिन अमेरिका ने ये डिक्लेयर कर दिया कि आज से ये जो USDT नाम की क्रिप्टो करेंसी है वो हम डॉलर से टाई अप करते हैं। आपको याद है, पहले उन्होंने कहा था कि आप सेफ रखिए आपका सोना, हम डॉलर को सोने से टाई अप कर देंगे। आज उन्होंने कहा कि हम डॉलर को क्रिप्टो करेंसी USDT से टाई अप कर देंगे 1:1 में। और इस प्रकार अमेरिका ने फिर एक बार सारे देशों को धोखा दे दिया और खुद क्रिप्टो करेंसी में आ गए और US डॉलर को उन्होंने मैच कर दिया। अमेरिका के इस चालाकी के बाद इसका परिणाम ये हुआ कि जो फाउंडेशंस, इकोनॉमिक बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां और कई देश जो आज तक क्रिप्टो करेंसी को गाली दे रहे थे, जिसके बैन करने की बातें कर रहे थे, कि जो भी प्राइवेट कंपनीज बोल रहे थे कि हम कभी नहीं खरीदेंगे, आज करोड़ों, सैकड़ों करोड़ के क्रिप्टो करेंसी में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के बाद रेस में आ गए देश, कंट्रीज, और उसमें से सबसे पहली कंट्री थी दुबई। दुबई ने डिक्लेयर कर दिया कि क्रिप्टो करेंसी पर नो टैक्स। लगोलग उसके पीछे पीछे स्विट्जरलैंड आ गया, नो टैक्स। स्विट्जरलैंड ने तो ज़ुरिक के आसपास कहीं तो
क्रिप्टो सिटी करके एक सिटी की स्थापना कर दी और उसके बाद सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, एक के बाद एक देश क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करते गए। वेनेजुएला था, पनामा था, इन जैसे कुछ छोटे छोटे देशों ने तो क्रिप्टो करेंसी को उनके फियाट करेंसी के बराबर दर्जा दे दिया। और अब जहां सारे देश, सारी बैंक्स ये कह रही थी कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करो, वो अब ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी पर रिस्ट्रिक्शन ला के उसे रेगुलराइज करना चाहिए। मतलब कुछ लॉ ऐसे लाएंगे और उसको रेगुलराइज करेंगे। हमारे देश में भी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये डिक्लेयर किया है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा के उसके ऊपर प्रॉपर टैक्सेशन करके हम क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में रेगुलेट कर देंगे। और इस प्रकार क्रिप्टो करेंसी हमारे लाइफ में आ गई है। क्या आपको पता है कि जब भारत में या वर्ल्ड में पहला एरोप्लेन बना था, पहली ट्रेन बनी थी, तब कोई भी उसमें बैठने के लिए रेडी नहीं था। इंडिया में जब ये फोटोग्राफी जब आई थी, कैमरा जब आया था, तब लोग कहते थे कि ये जो कैमरा है ये हमारे आत्मा का शोषण कर लेता है, तो इसके सामने नहीं आना चाहिए, ये धर्म बाह्य काम है फोटो निकालना। लेकिन आज देखिए आप, मार्केट में जब डेबिट कार्ड आ गए थे तब हम लोग डरते थे उसका यूज़ करने के लिए। मार्केट में जब क्रेडिट कार्ड आया तब भी हम डरते थे, लेकिन बाद में हम बहुत ही आसानी से इसे यूज़ करने लगे। जब मोबाइल पेमेंट की बात आई, यूपीआई सिस्टम की बात आई, तब शुरू में सब लोग डरते थे मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। लेकिन आज तो किसी सब्जी वाला भी एक आपका यूपीआई, फोन पे, जीपे से पैसे ले लेता है। भले आज आप क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट ना करें, आप इससे दूर रहें, आप इसे समझ न लें, फिर भी आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी आपके लाइफ में 100% आएगी और तब आपको इसे सीखना ही होगा। तो इसलिए हम हमारे अगले एपिसोड्स में जान लेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के फायदे क्या हैं और फिर नुकसान क्या है। उसके बाद हम ये भी जान लेंगे कि क्या क्रिप्टो करेंसी हम एक करियर का माध्यम बना सकते हैं, क्या इसमें हम करियर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपके मन में जो भी क्रिप्टो करेंसी के प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढेंगे और आखिर में क्रिप्टो करेंसी से कितने पैसे हम कमा सकते हैं, उसका एक उदाहरण हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए डियर जिंदगी के अगले एपिसोड्स, जिसमें हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में और जानकारी देंगे और कई दूसरे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में भी जानकारी देंगे। और जो स्कैम्स हो रहे हैं उससे हम कैसे बचें, इसके बारे में भी हम ज़रूर जानकारी लेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। और अब हम मिलेंगे मेरे अगले एपिसोड में। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।